जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपीएससी का पेपर आप सभी ने देखा होगा, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा। हमने कुछ पिछली सीरीज के अंदर इकोनॉमी, ज्योग्राफी और कई सारे सब्जेक्ट्स के जो यूपीएससी के आंसर की उसके डिस्कशन की है। एक पॉलिटी सब्जेक्ट को भी हमको बीच में लेकर आना था आपके, तो आज हम उसी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। पॉलिटी के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, उनके सही उत्तर क्या हो सकते हैं या होने चाहिए, और पॉलिटी के बारे में आपको कैसी तैयारी करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के हल आज अपन इस सेशन में करेंगे। ठीक है ना। मैं लगभग 14 से 15 प्रश्न आपके पॉलिटी के सामने लेकर आया हूं जो यूपीएससी ने पूछे। कुछ एक प्रश्न को हम मॉडर्न हिस्ट्री पे भी रख सकते हैं या हम पॉलिटी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। वो दोनों जगह पे ही पढ़े जाते हैं। दोनों टीचर्स या दोनों सब्जेक्ट में उनका वैल्यू, उनका महत्व देखने मिलता है आपको। मेरे मत अनुसार जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, वो अगर आपने ठीक ढंग से क्लास के नोट्स और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज्यादा तनाव नहीं आएगा। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बोलती है ना यूपीएससी बीइंग्स यूपीएससी, यूपीएससी यूपीएससी होती है। तो प्रश्न सिंपल है, लेकिन आंसर्स देते समय जो ऑप्शन दी गए हैं वहां पर थोड़ा सा उसने क्लिष्टता, थोड़ी डिफिकल्टीज पैदा की है, थोड़ा सा तनाव पैदा किया है। हम क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं, कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, मॉडरेट हैं, टफ हैं, और साथ ही साथ कुछ जो सही उत्तर हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्क्रीन पे पहला प्रश्न देखने मिल रहा है, सारभूत रूप में विधि की सम्मत प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। आप इंग्लिश में इसको देखें, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इन दी एसेंस व्हाट डज मीन ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब भैया जिस भी विद्यार्थी ने क्लास के अंदर, चाहे वो मेरी क्लास हो चाहे वो कोई भी क्लास हो, अगर क्लास में ठीक ढंग से पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स को देखा हो, आप लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे जहां पर जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, तब उसके टाइम पर दो वाद आएंगे, दो केसेस आएंगे, गोपालन वाद और मेनका गांधी वाद। वहां पर एक शब्द आपको देखने मिलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, या यहां पर आपने उसको विधि की सम्मत प्रक्रिया बोल दिया, या उसको कभी कभी विधि की उचित प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो यूपीएससी पूछ रही है कि भैया ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ या विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने ठीक ढंग से फंडामेंटल राइट को पढ़ा और इन शब्दों को ना पढ़ा। उसको पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर वही बात, यूपीएससी बीइंग्स यूपीएससी, उसने जब ऑप्शंस दिए तो यहां पर कुछ पेज को फंसाया। क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या आया, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इसका मतलब है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ, इसका मतलब है। विधि की निष्पक्ष प्रक्रिया, यहां पर लिखा हुआ है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब है। या विधि के समक्षमता, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ से क्या मतलब आप समझ पा रहे हो इन चारों में से। तो एक सामान्य सी तार्किक बात है कि भैया आपने जब विधि के समक्ष समता को पढ़ा तो ये अनुच्छेद 14 के अंदर आपको देखने मिलेगा कि विधि के सामने समता होती है, और ये कॉन्सेप्ट आपको ब्रिटेन से देखने मिल रहा है। समझ पा रहे हैं कि राजा के सामने सारे लोग बराबर होंगे, लेकिन भारत के अंदर राजा नहीं है, भारत के सामने तो विधि, ये संविधान है, और संविधान के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति जाए, आईएएस जाए, कोई भी आ जाए, मतलब गरीब आए अमीर आए, सब समान होंगे। तो विधि के समक्ष क्षमता का विधि की सम्यक प्रक्रिया से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप कोरिलेट करोगे, कुछ समझने में मदद करोगे, लेकिन ये ऑप्शन तो नॉर्मली जिसने भी ठीक ढंग से पॉलिटी को पढ़ा होगा वो इसको एलिमिनेट कर देगा। समझ पा रहे हैं। एक शब्द आता है यहां पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जिस व्यक्ति ने आर्टिकल 21 के, अनुच्छेद 21 के दो केसेस के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद 21 के अंदर एक केस आता है गोपालन वाद। ये गोपालन केस उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट की व्याख्या को बहुत सीमित कर दिया गया था। उस टाइम पर एक चीज देखने मिल रही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि भैया देश के अंदर सभी जनता के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे पास में अधिकार है, आपके पास अधिकार है, लेकिन मेरे फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाई गई तो। जैसे कि बोलते हैं ना हम कि भैया जीवन जीने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने क्राइम कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, तो कोर्ट मुझे फांसी की सजा दे सकता है। समझ पा रहे हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा मुझे सजा मिल जाएगी, सारा काम हो जाएगा। तो यहां पर बहुत सारी और व्याख्याएं भी आज अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज वो क्लास का मुद्दा है, लेकिन हम प्रश्नों को हल निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संबंध तो भैया गोपालनवाद से है, जहां पर जो विधि बनाई जाएगी वो विधि सत्य मानकर वो फंडामेंटल राइट छीन सकती है। मतलब यहां पर विधि सुपीरियर है, फंडामेंटल सेकेंडरी हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं। तो आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर भी अपॉइंट नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन तो आपने क्लियरली गलत कर दिए। अब वही गेम बचता है,
एलिमिनेशन मेथड नहीं है, लेकिन यहां पर एलिमिनेट कर दिया हमने, 50-50 वाला काम आ गया। अमिताभ बच्चन जैसे करता है, 50-50 ले लिया अपन ने। तो पहला ऑप्शन नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत और विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। अब सामान्य जो राज व्यवस्था या संविधान को जानने वाले लोग ये सारी चीज कर रहे हैं, या नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो इंग्लिश में पढ़ने के बाद में फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ को वो आंसर लगाना चाहेगा, और मैं भी सोचता था, मैं सोचता हूं। विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या है, पहले समझना इस बात को, फिर अपन आंसर लगाएंगे। देश के अंदर विधि के द्वारा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, लेकिन अगर देश की सरकार या राज्य के द्वारा अतार्किक विधि बना दी गई तो क्या मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं विधि की स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से? हाँ, मतलब देश की सरकार कोई भी विधि बनाएगी, कानून बनाएगा और हमारे फंडामेंटल राइट को छीन के ले जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधि महान है, विधि की स्थापित प्रक्रिया पर काम कर रही है। लेकिन बाद में हम लोगों ने जब एक केस देखा, मेनका गांधी केस, मेनका गांधीवाद के बारे में डिस्कशन मैंने क्लास में जब संरचना बैच पढ़ाया था तब उसमें तक बताया था मैंने, समझ पा रहे हैं? तो जब मेनका गांधीवाद आएगा तब आपको पता चलेगा कि जीवन का अधिकार केवल जीवन का अधिकार नहीं है, वो गरिमामय पूर्ण जीवन का अधिकार है। यहां पर आपको केवल कार्यपालिका नहीं बल्कि विधायिका से संरक्षण प्राप्त हो रहा है। सबसे मुख्य बात, यहां पर हमने यूएसए का एक फॉर्मेट अपनाया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, विधि भी उचित होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को अपन? पहले प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, कि लॉ ने कुछ बोला तो आपके कानून, आपके फंडामेंटल को छीन लिया जाएगा। लेकिन यहां पर अमेरिका के कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि भैया विधि द्वारा फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, लेकिन इस विधि को भी चेक करना पड़ेगा कि ये विधि मनमानी या अतार्किक तो नहीं, कि सरकार अपने लाभ के लिए जनता के अधिकारों का शोषण तो नहीं कर रही, उल्लंघन तो नहीं कर रही, उनका सीमाएं तो नहीं लगा रही है। तो विधि भी सही होना चाहिए, विधि भी उचित होना चाहिए। तो बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब यहां पर विधि सही होना चाहिए, फेयर विधि होना चाहिए, विधि अतार्किक नहीं होना चाहिए। तो देखने में लगता है प्रथम दृष्टया कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ का आंसर होगा, और कई सारे लोग इसी को सही आंसर मान रहे हैं। आंसर हो भी सकता है। अब कंफ्यूजन बस यही है कि अगर थोड़ा सा हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को या वहां के ड्यू प्रोसेस को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो एक शब्द समझना, यहां पर लिखा हुआ है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ का एप्लीकेशन सही होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है विधि निर्माण की प्रक्रिया सही हो। निर्माण का मतलब बनना, विधि सही से बने। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? फेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब लागू होना, सही से लागू होना। तो इस पॉइंट पर जब इस शब्द पढ़ता हूं ना मैं, फेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का मतलब फेयर एप्लीकेशन तो होगा, लेकिन बनने के समय पर भी उसको एक निष्पक्ष जांच की जाए, वो विधि सही से बने, तब जाके ऐसा लगता है कि फेयर एप्लीकेशन से पहले एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी वहां पर आ सकता है। समझ पा रहे हैं? कंफ्यूजिव है, लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया तो हम लगाएंगे विधि की निष्पक्ष प्रक्रिया आंसर है, लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस को और ज्यादा डिप्लॉय करते हैं तो वहां पर नैसर्गिक मतलब हर विधि को बनने के साथ साथ में एक जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसको भी आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो इट कैन बी ए और सी। तो अगर प्रथम दृष्टया देखेंगे तो अपन सी आंसर लगाएंगे, लेकिन एक ज्यादा डिटेल में जाओगे, अब यूपीएससी के ऊपर है कि वो ज्यादा डीप वाले मीन को जानना चाहती है। हालांकि फेयर एप्लीकेशन कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केवल एप्लीकेशन शब्द से वो उसको खारिज कर देगी, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके माध्यम से दो में आपको कंफ्यूजन होगा, चीजें होंगी। समझ पा रहे हैं? तो विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब विधि सही से बने, जो कि आपको देखने मिल सकती है। तो कई सारे लोग ऑप्शन ए भी सही मान रहे हैं, कोई उसको भी मान रहे हैं, ठीक है ना। अपन जाएंगे कि भैया नेचुरल जस्टिस को नॉर्मल फॉलो करना पड़ेगा, तो मेरी तरफ से वो देखेंगे तो अपन नॉर्मली नेचुरल जस्टिस वाले पॉइंट पर जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर फेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो उसको अपन गलत कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, वही कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है, मनुष्य विचारशील प्राणी है। कथन में लिखा हुआ है, भारत में जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियम विनियम से करती है। पता है कि भैया जेल राज्य सूची के अंदर आता है, राज्य उसका सारा काम करता है, चीजें करता है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है। जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों को दिया गया है। ये पहले की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ 1894, लेकिन उस टाइम पे प्रांतीय सरकार थी। बाद में हम प्रांतीय सरकार को राज्य सरकार बना दे रहे हैं, प्रोविंस से हम स्टेट बना दे रहे हैं, तो बात वही है। तो बात आंसर आएगा कथन ए, कथन दोनों सही है, तथा
कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा बात नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो बार बार ये बात चल रही है कि जेल में अंदर कैदियों का निरीक्षण किया जाए, जेलों को सुधारा जाए, उसके अंदर कस्टोडियल डेथ ना हो। तो आप बार बार अगर करंट अफेयर्स देखेंगे तो करंट अफेयर्स बार बार जेलों के बारे में सूचना दे रहा था कि जेलों के अंदर पेरोल कैसे करेंगे, सारा काम करेगा। तो अभी बार बार मुद्दे चल रहे थे क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो वहां से प्रश्न बना लिया गया। तो ये बहुत एक चौंकाने वाला प्रश्न नहीं है, सामान्य था, बताया था कि भाई इस बारे में जानना पड़ेगा क्लास के अंदर, तब जाके प्रश्न आया। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक ऐसा प्रश्न जो यूपीएससी ने रिपीट किया है, सब बोल सकते हैं, या ऐसा प्रश्न जो पॉलिटी क्लास में नॉर्मली हम बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाते हैं जब हम संविधान पढ़ाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर प्रश्न सॉल्व करेंगे कि इस देश के अंदर संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कोई माता पिता अपने बड़े भाई छोटे भाई को छोड़कर कहीं घूमने चले गए। ये पता था कि छोटे भाई को बड़ा भाई बहुत पीटता है, लेकिन माता पिता जब गए तो उन्होंने एक पेज पर लिख दिया कि जब हम आएंगे तो तुम दोनों झगड़ा नहीं करते होगे। कुछ एक नियम एक पेज पर लिख के चले गए। माता पिता संविधान सभा के लोग हैं, उनको मालूम है कि जनता, ये सरकार, बड़ा भाई सरकार है, छोटा भाई जनता है, सरकार कुछ ना कुछ जनता का अहित कर सकती है, कोई पावर है, सत्ता भ्रष्ट बनाती है, पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बनाती है, इतनी सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी पॉलिटिक्स के अंदर। माता पिता जाते समय केवल एक पेपर लिख के चले गए, उस पर लिखा कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा 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 ऐसा। उसी प्रकार संविधान सभा ने भी कुछ नियम लिख दिया अनुच्छेद के माध्यम से, उसी को अपन संविधान बोल रहे हैं, विधि का समुच्चय जिसको अपन बोल रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य था कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई के अधिकारों का हनन ना कर पाए, वो अपनी सीमा में रहे। समझ पा रहे हैं बात को अपन? इसलिए जब हमेशा हम पढ़ते हैं संविधान को तो एक शब्द बार बार पढ़ोगे, नाम होगा संविधानवाद। मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत के अंदर संविधान तो है, लेकिन भारत के अंदर संविधानवाद भी है। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पाकिस्तान के अंदर संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। आप बोलोगे संविधानवाद का मतलब क्या? अरे भैया, जिस देश के अंदर संविधान होता है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता अगर होगी तो संविधानवाद कहलाएगा, और जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी वहां पर सरकारें एक दायरे में रहकर काम करेंगी। समझ पा रहे हैं? प्रधानमंत्री वही काम कर पाएगा जो संविधान में लिखा है। ही कैन नॉट मूव बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान की सीमा से परे नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं बात को? अब प्रश्न सुनते हैं, और ये नया प्रश्न नहीं है, तो बच्चों वाला प्रश्न है जो हम पहली क्लास में संविधान की में पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? हमारा जो संरचना बैच है 5 साल का, उसमें ही पहले दिन मैंने जाकर ये डिस्कशन किया था। समझ पा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को, संविधान के मुख्य प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, ये सारे के सारे संविधान के उद्देश्य है, लेकिन संविधान का मुख्य प्रयोजन क्या है? अभी बताया ना मैंने कहानी आपको, माता पिता गए तो बड़ा बेटा छोटे भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को ना पीट पाट दे, गालों पे उंगली ना छप जाए, उसी प्रकार देश की सरकार जनता का शोषण ना कर ले। इस संविधान सभा ने क्या करा? तो संविधान का मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित करता है? इंग्लिश में देख लीजिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है। इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग नेसेसरी लॉज। मतलब संविधान बोलता है कि देश के अंदर आवश्यक कानून बने। भैया कानून तो बनेंगे, आवश्यक विधियों के निर्माण का उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है, ये तो है प्रयोजन। राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, सरकार कैसे बनेगी वगैरह बनेगी बताता है संविधान, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है। अगर आपने यूपीएससी के पुराने साल के पेपर देखे होंगे तो इंग्लिश का आपको ऑप्शन बिल्कुल लॉजिकल कॉपी पेस्ट लगेगा। क्या लिखा है? इट डिटरमाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पर भी संविधान आएगा या संविधानवाद आएगा वहां पर सरकार निरंकुश नहीं होगी, वहां की सरकार सीमित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो संविधान से बंधी हुई है। पाकिस्तान की सरकार संविधान से बंधी नहीं हुई है, इसलिए वो कभी भी तख्ता पलट वगैरह सारा काम हो जाता है वहां पर, इसलिए वहां संविधानवाद नहीं है, सर्वोच्चता नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर मोदी जी काम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन संविधान की सीमा के अंदर रहने के बाद। तो सबसे पहली बात, संविधान का मुख्य प्रयोजन है कि हमारी गवर्नमेंट को लिमिट कर देना। भैया क्यों कर देना? क्योंकि गवर्नमेंट हैज द पावर टू ब्रीच द फंडामेंटल राइट। जिसके पास पावर होगी वो आपके मौलिक अधिकार छीन सकता है। ये अवधारणा आपको समझनी पड़ेगी। जिसके पास अधिकार, जिसके पास शक्तियां नहीं, वो क्या करेगा? समझ पा रहे हैं? तो शक्तियां किसके पास है? सरकार के पास। कानून बना सकती है, चीजें कर सकती है, एग्जीक्यूशन कर सकती है, योजना चला सकती है। तो वो सरकारों को लिमिट करने के लिए आपने यहाँ पर लिखा। समझ पा रहे हैं? और है तो चौथा भी उद्देश्य, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य, चीफ पर्पस क्या है? यहां पर लिखा हुआ है चीफ पर्पस। चीफ पर्पस क्या है? यहां पर लिमिट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए, अच्छा इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे अपन, तब जाके इसका प्रश्न समझ में आ पाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिमित किया गया?
इंग्लिश में पढ़ते हैं, सब समझ में आएगा, समझ पा रहे हैं? जो इंग्लिश मीडियम के वो भी देखते जाएं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव, कौन से संविधान संशोधन को वाइडली बिलीव किया जा रहा है टू बी इनेक्ट टू ओवरकम, ओवरकम मतलब उसके ऊपर आना, ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन ओवरकम करने वाला है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को फंडामेंटल राइट के संदर्भ में? मैं हमेशा इस क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर बताता हूं कि पूरे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिबेट अगर कोई सी हुई है तो वो ये हुई है, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व राज्य को जो दिए गए हैं जो कि प्रवर्तनीय नहीं है, और फंडामेंटल राइट जो कि जनता को अधिकार दिए गए हैं जो कि प्रवर्तनीय में, नाले में जा सकते हो अगर लागू नहीं किया जाता। इनकी जो डिबेट है, इस डिबेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट शामिल हो जाएगा, सरकार शामिल हो जाएगी, नेहरू जी शामिल होंगे, इंदिरा गांधी शामिल होंगी, बहुत लोग शामिल होंगे, केशवानंद शामिल हो जाएंगे, चंपक दोई-राजन शामिल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये 1951 से जब डिबेट स्टार्ट होगी तो वो मिनरवा मील्स तक चलती रहेगी जब तक बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं? तो संविधान की या पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिबेट से प्रश्न यहां पर आया, और प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था कि जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को ओवरकम करने के लिए आया? तो आपने अगर इस डिबेट को सुना होगा, समझा होगा, तो सीधी बात है आप बोलोगे कि 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो बहुत ज्यादा लेना देना इससे है ही नहीं, समझ पा रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया गया था या कब किया गया था, जल्दी बताइए। सारे लोग, जितने लोग ने वीडियो देखा वो बताएंगे मुझे, चाहे सर्च करके बताएंगे कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया गया था। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ और क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों हमारे आंसर नहीं है भैया। 44वें संविधान संशोधन में तो आप बार बार पढ़ते हो कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, 300 का की तरह, मतलब जो गाने अपन ने सीख लिए, कुछ होते हैं ना गाने की तरह सीख लेते हैं अपन, पॉलिटी में वाला काम है, तो 1978 में हट गया, वो हट गया। तो हमारे दोनों ऑप्शन नहीं है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं पहले संशोधन को लेकर, और कुछ होते हैं 42वें संविधान संशोधन को लेकर कि भैया इन दोनों ही संविधान संशोधनों ने, समझना सारे लोग, इन दोनों ही संविधान संशोधनों ने कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन दिए जिससे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की डिबेट को एक नया बल, एक नया दिशा मिली, समझ पा रहे हैं? यहां पर 40 सेकेंड पर टिक लगा हुआ है, लेकिन अभी अपन को टिक पे नहीं जाना है, अपन को थोड़ा समझना है। क्या समझना है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से अमेंडमेंट ने वाइडली बिलीव टू बी इनेक्ट टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हम जब 1951 में केस पढ़ेंगे, उस केस का नाम है चंपक दोई-राजन मद्रास केसवाद, समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ था, मद्रास सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया कि भैया जो आप अनुच्छेद 46 जो कि डीपीएसपी का मुद्दा है, जहां पर आप बोल रहे हो कि अनुसूचित जाति जनजाति का संवर्धन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके कारण हम लोगों ने क्या किया, हमने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे पिछड़ी जाति हो, चाहे वो एसटी हो चाहे एससी हो, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। आरक्षण की पहली डिबेट स्टार्ट हुई थी, जब मैं आरक्षण पढ़ाता हूं तब ये डिबेट समझाता हूं मैं, समझ पा रहे हैं? तो मद्रास सरकार ने आरक्षण दे दिया, समझ पा रहे हैं? उसी टाइम पर फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष क्षमता होगी, विधि के सामने सारे लोग बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तब ये आरक्षण जिसको आप दे रहे हो तो वो तो जल्दी पास हो जाएगा, कम नंबर में पास हो जाएगा। तो जो पास नहीं हो पाएंगे मेहनत करने के बाद योग्यता वाले व्यक्ति, उनके लिए तो ये विधि के समक्ष क्षमता कहां हुई, तो न्याय नहीं बचा, समझ पा रहे? तो कुछ लोग गए केस कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट में गए तो मद्रास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस दिया कि सरकार ये जो काम कर रही है ना, ये गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आप ब्रीच कर ही नहीं सकते हो, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। तो सरकार ने बोला कि भैया हम देखो डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं। अरे भैया डीपीएसपी को लागू करना जरूरी है ही नहीं, अगर संसाधन होंगे तो करना, नहीं तो नहीं करना। तो आप फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है डीपीएसपी से। तो ये व्याख्या इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। अब देखो यही आया ना कि ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कब दी? 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया फंडामेंटल राइट सुपीरियर है और डीपीएसपी सुपीरियर नहीं है, वो प्रवर्तनीय जरूरी नहीं है, वो एनफोर्स नहीं भी होती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मजे की बात आती है, अच्छा इस टाइम पर एक और चीज चल रही है, नेहरू जी देश के अंदर समता स्थापित करने के लिए
समता का मतलब इक्वलिटी, इकोनॉमिकल इक्वलिटी। आप पढ़ोगे 39B और C, वो भी डीपीएसपी का पार्ट है। मैं बार बार पढ़ाता हूं, इकोनॉमी जब पढ़ेंगे आप तो भी आपको देखने मिलेगा, जब समाजवाद पढ़ोगे, जब पॉलिटी पढ़ोगे तब तो और धूमधाम से देखने मिलेगा। 39BC को लागू करने के लिए 39BC क्या बोलता है कि केवल एक व्यक्ति के पास पैसा ना भरा पड़ा रहे, अंबानी के पास सारा पैसा ना हो, वो जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, समान वितरण हो सभी चीज का। तो भैया उस टाइम पर बहुत सारे जमींदार है, बहुत सारी भूमि है, तो नेहरू जी ने सोचा कि काम करते हैं, भूमि सुधार कर देते हैं, लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार का मतलब भूमि की मिट्टी में सुधार करना नहीं, उसके स्वामित्व में, उसके ऑनरशिप में सुधार, लैंड ऑनरशिप में सुधार करना है। तो कानून बनाने की सोची, लेकिन क्या हुआ, वही दिक्कत आई कि भैया भूमि सुधार करना तो जो आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है और 39 डीपीएसपी है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डीपीएसपी है, और डीपीएसपी की लागू करना जरूरी नहीं है। भूमि को सुधार करने के लिए आपको किसी जमींदार से भूमि छीननी पड़ेगी, और उस टाइम पर संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति का 31 और 19 के तहत मौलिक अधिकार था। आप पढ़ोगे संपत्ति के अर्जन व्ययन करने का अधिकार आर्टिकल 19 के क्लॉजेस में और 31 में। तो फिर वही बात कि मौलिक अधिकार बढ़ेगा, डीपीएसपी बढ़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, फिर फंडामेंटल राइट बढ़े हैं तो ना तो आप संपत्ति का अधिकार छीन सकते हो और ना ही विधि के समक्ष क्षमता का उल्लंघन कर सकते हो। आर्टिकल 29 भी डिबेटेबल था। तो ये सब पॉलिटी के मुद्दे हैं, जब आप फंडामेंटल पढ़ोगे तो आपको ब्रॉडली देखने मिलेंगे क्लास के टीचर के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटने के लिए, इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को कि फंडामेंटल राइट बड़े हैं, डीपीएसपी सेकेंडरी हैं, सरकार ने बोला नहीं, भले डीपीएसपी सेकेंडरी है लेकिन इस टाइम पर भारत को डीपीएसपी आवश्यकता है। हम जमींदारों जब तक भूमि नहीं छीनेंगे और बांटेंगे नहीं, तब तक गरीबी बढ़ती जाएगी, अमीर व्यक्ति अमीर होगा, गरीबी गरीब जाएगी। और हमारे देश के नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सारे के सारे लोग चाह रहे हैं समाजवाद आए, समाजवाद आए। और आप देख रहे हो इंदिरा गांधी 42 संविधान संशोधन में समाजवाद को ऐड भी करती हैं, लेकिन हमको उस संशोधन पर नहीं जाना है। पहला संविधान संशोधन आता है और उसी के माध्यम से देश के अंदर आर्टिकल 31 के अंदर चेंज किया जाता है। 31 के अंदर आप दो पार्ट देखोगे और उसके अंदर नवी अनुसूची को आप इन्फ्यूज होते देखोगे, जिसका मुख्य मतलब था कि देश के अंदर डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स को लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर वो 9 शेड्यूल में है तो, चाहे वो भूमि सुधार कानून हो, चाहे वो कुछ और हो। मतलब यदि संविधान के सरकार के द्वारा डीपीएसपी कुछ आर्टिकल्स को लागू करने के लिए कुछ कानून बनाए गए और उसको आपने नवी अनुसूची में डाल दिया जो कि पहले संविधान संशोधन से बनाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, जुडिशियल रिव्यू शक्ति खत्म हो जाएगी। खतरनाक, मतलब खतरनाक बात ये बोली सुप्रीम कोर्ट, हक्का बक्का रहेगा, क्या कर दिया ये, समझ पा रहे हैं। और इसके बारे में और भी बड़ी डिबेट है, वो अभी नहीं समझा सकता, टाइम की कमी है, आगे भी हमको बात करनी है, तो कभी चर्चा करेंगे एक वीडियो के माध्यम से, पूरा एक बार केशवानंद भारती तक का पूरा फॉर्मेट समझेंगे। तो मेजरली पहला संविधान संशोधन आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 42 संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें भी कुछ करा तो था, लेकिन अपन वी शुड मूव फॉर दी फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेकंड भी हो सकता है जब अगर यूपीएससी कुछ अलग प्रकार के मायने लेती है, लेकिन जो हमको मायना समझ में आ रहा है उसमें फर्स्ट के ऊपर जाएंगे, समझ पा रहे हैं। सेकंड भी हो सकता है लेकिन हम फर्स्ट पे जाएंगे कि जो स्ट्रांगली हमको शब्द देखने मिल रहे हैं उनके थ्रू में हम वो काम करेंगे, पहला संविधान संशोधन, जिससे जुडिशियल रिव्यू वगैरह का चीज आएंगे, समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन, जब क्लास में सबसे पहली बार जाऊंगा, अगर पॉलिटी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो पॉलिटी में मैं यही बताऊंगा कि भैया देश के अंदर 3 प्रकार के, देखना बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे, 3 प्रकार के आयोग होते हैं। या तो वो संवैधानिक आयोग हो जिसका निर्माण संविधान की शक्तियों से हुआ हो, संविधान के आर्टिकल से हुआ, या तो वो विधिक आयोग होगा जिसे स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट दी स्टैच्यूटरी बॉडी, वो हमेशा स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में प्रश्न पूछता है जिसकी स्थापना कानून के माध्यम से होती है। और तीसरा कार्यकारी आयोग, जिसकी स्थापना सरकार अपने आदेश के माध्यम से करती है। यहाँ पर स्टैच्यूटरी बॉडी से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर प्रश्न क्या है, उसमें से कितने ही बॉडी संविधानिक, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनकी स्थापना संविधान के माध्यम से होती हो। तो आपने अभी जब आप वापस से आरक्षण का मुद्दा पढ़ोगे ना पॉलिटी के अंदर, तो आपको पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बार बार जो आपके टीचर हैं, आपके एजुकेटर हैं, बताएंगे आपको कि पिछड़े वर्ग आयोग के बारे में राष्ट्रपति को बोला गया है कि आप स्थापना कर सकते हो। तो केवल ये आपको संवैधानिक आयोग देखने मिलता है, ये आयोग आपको सारे के सारे अधिनियम के माध्यम से देखने मिलते हैं। प्रश्न ये है कि सारे लोग बताओ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन से अधिनियम के माध्यम से स्थापित होता है, विधि आयोग कैसे स्थापित होता है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कैसे स्थापित होता है। तो ये मेन संवैधानिक आयोग है, बाकी संवैधानिक नहीं है, संविधान शक्ति प्राप्त नहीं करते। तो आप बताइए, तो इसमें आंसर होगा केवल एक, समझ पा रहे हैं। तो चीजें देखने मिलेंगी, तो पहला संविधान के माध्यम से और बाकी के में से कुछ विधियों के माध्यम से स्थापित होते हैं। आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
कुछ कन्फ्यूजन भी रहे तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अपन उसको किसी माध्यम से चीज़ें कर लें। अब कुछ लोग को ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब संरचना बैच या अन्य बैचेस में पॉलिटी पढ़ी हमने, और या किसी भी आपने फैकल्टी के माध्यम से पढ़ी, तो अगर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक ढंग से आपने बुक पढ़ा होगा, नोट्स पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो टॉपर्स वाला प्रश्न है, जो टॉपर होते हैं केवल वही सही कर पाते, बाकी सही नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य से पढ़ने वाला व्यक्ति इसको सही कर लेगा। अगर कई सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े होंगे जो क्लास में पढ़े पॉलिटी, एक बार वो भी अटेम्प्ट करके देखें, बनेगा। समझ पा रहे हैं मतुबन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचारशील प्राणी मनुष्य, विचार करते हैं अपन, कौन सा कथन सत्य है, सत्य ढूंढना है अपने को, सही कौन सा है। समझ पा रहे हैं? दुनिया सत्य की खोज में ही लगी पड़ी है। तो पहला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए, इंग्लिश में देखते जाना कि अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को खत्म, कि भैया बेकार हुआ है, गलत हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है, जो भी हुआ है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के द्वारा किए गए कर्तव्यों में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सारे कृत्य अविधिमान होंगे। मतलब इतना है कि मान के चलो मैं राष्ट्रपति बना, 1 साल तक राष्ट्रपति के पद पे रहा, और 1 साल के बाद में मेरा जो इलेक्शन था उसको गलत घोषित कर दिया कि भैया तो बेकार तरह से हुआ था, तो अब आप राष्ट्रपति नहीं रहते हो। समझ पा रहे हैं? तो मैं राष्ट्रपति रहूंगा नहीं। लेकिन 1 साल पहले से जो मैंने काम कर दी, जो आदेश जारी कर दिए, उसका क्या होगा? क्या वो अविधिमान, क्या वो खराब हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे, गैर कानूनी हो जाएंगे? सबसे पहली बात है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट राष्ट्रपति का लिया हमने, वो ब्रिटेन से लिया। वहां पर राजा था, हमने राजा की जगह पर राष्ट्रपति को बना दिया। और ऐसा माना जाता है ब्रिटेन में, एम्परर कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, एक राजा कभी गलत नहीं कर सकता। और हमने भी वही थॉट लिया कि बोला ना कि राष्ट्रपति को पद के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर राजा को ही कर लिया, राष्ट्रपति को कर लिया, तो कैसे काम चलेगा? तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राजा नहीं है भारत के अंदर, लेकिन कई सारे फॉर्मेट में आपको देखने मिलता है कि हम उसको ट्रीट वैसे ही कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को अपन? तो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य, चाहे उसको इम्पीच कर दो, चाहे कुछ हो जाए, उसके पहले वाले काम गलत नहीं माने जाएंगे। और ये स्टेटमेंट बोल रहा है गलत माने जाएंगे, इसलिए यही स्टेटमेंट को हम गलत कर देते हैं। लो, हमारे राष्ट्रपति के बारे में गलत बोलोगे तो हमने तुम्हें गलत कर दिया, स्टेटमेंट खराब हो गया। समझ पा रहे हैं? तो राष्ट्रपति ने कुछ काम किया तो ये मानकर कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, चाहे बाद में वो ना बने रहे तो आगे नहीं कर पाएगा, लेकिन पुराने वाले काम गलत नहीं होंगे, एज इट इज चलते रहेंगे। हाँ, कई सारे आने वाले राष्ट्रपति इसको बदल सकते हैं कुछ चीजों को, लेकिन वो गलत अपने आप नहीं माने जाएंगे कि भैया उनका इलेक्शन अघोषित हो गया है, सारा काम हो गया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है। अब मुलतवी शब्द इधर देख लो, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड। मुलतवी मतलब आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देते ना हम लोग। अब वापस देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति के पद के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं। क्या? इस आधार पर कि कुछ विधानसभा विघटित हो गई हैं। आप सभी को पता है भैया, भारत के राष्ट्रपति पूरा देश का राष्ट्रपति होता है, केवल एक पार्टी का नहीं होता। तो उसमें संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचित सदस्य, ना कि नाम निर्दिष्ट। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे तो इनके लोग भी आएंगे अपना इलेक्शन में वोट करने। इस टाइम पे एमएलए के वोट वैल्यू काउंट होते हैं, और इससे प्रश्न अभी आपको यूपीएससी में देखने में मिलेगा। सीधी बात है कि भैया भारत के अंदर तो इतनी विधानसभा है, कोई ना कोई तो विघटित रहती है। क्या विघटित होने के कारण में क्या हम देश के राष्ट्रपति के पद, जिसको हम राजपद बोल रहे हैं, जो कभी खाली नहीं रहना चाहिए, उसको डिले कर देंगे? नहीं, एक टाइम बाउंड इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, इसको इस टाइम पर होना ही है। इसका काम नहीं चल सकता, बिना राष्ट्रपति काम देश में चलता ही नहीं। समझ पा रहे हैं बात? तो राष्ट्रपति एक राजा का पद है, खाली नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। समझ पा रहे? राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति आएगा, लेकिन खाली नहीं हो सकता। तो किसी भी विधानसभा के विघटन के कारण हम लोग अपने इलेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, बाकी जो है वो पार्टिसिपेट कर ले, राष्ट्रपति बनाए, तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाते हैं। ठीक है ना? राष्ट्रपति महान है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी। मतलब देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट भेजे और बोले कि 2 दिन के अंदर पास करके देना, ऐसा कुछ बोल सकती है पार्लियामेंट राष्ट्रपति को? अभी इस प्रश्न में आपको बता रहा हूं कि भैया राष्ट्रपति हमारा अवतार टाइप का व्यक्ति है। समझ पा रहे हैं? अवतार टाइप के पद है हमारे पास में। तो पार्लियामेंट ने कुछ करके भेजा और बोलेंगे 10 दिन के अंदर भेज देना, नहीं तो तुम्हें ऐसा कर देंगे। ऐसा नहीं होता भैया। एक जेबी वीटो का आपने नाम सुना होगा कि कभी मान के चलो राष्ट्रपति को अगर वो चीज पास नहीं करनी तो ना तो हाँ करता है, ना तो ना करता है, अपने पास पटक के रख लेता है। नहीं कर रहा मैं, हाँ मना करूंगा तो तुम वापस भेजोगे, मैं मना ही नहीं कर रहा। और कोई समय सीमा नहीं है तभी तो जेब में पटक के रख लिया। तो पॉकेट वीडियो तभी कर पाता है जब कोई समय सीमा नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपको कोई भी नहीं ऑप्शन देखने मिलेगा। एक सिंपल सा प्रश्न था, जो भी प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा भी जानता है। तो मुझे ये टफ क्वेश्चन नहीं लगा, हो सकता है किसी को लगा हो। फिर से एक प्रश्न, एक
नॉमिनल प्रश्न जब बार बार डिबेट आती है तो 110, 112 बजट के टाइम पर हम बार बार वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में बार बार पढ़ते हैं। तो वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह, यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। हमेशा मैं बोलता हूँ कि भैया इससे प्रश्न आते हैं तो इनको सही से करना चाहिए, ठीक है ना। भारतीय संसद में वित्त विधेयक, धन विधेयक के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर धन विधेयक तो आप जानते हैं, वित्त विधेयक वित्त विधेयक को आपको जैसे ऑर्डिनरी सामान्य विधेयक होता है उसी के रूप में ट्रीट करना है। समझ पा रहे हैं मतलब? जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत कर सकती है। देखो, लोकसभा जब वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है। मैंने आपको भी बोला कि वित्त विधेयक को आपको ऑर्डिनरी बिल के रूप में ट्रीट करना है, सामान्य, तो सामान्य को मना कर सकती है तो उसको मना कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, अनुशंसा कर सकती है। अगर आपने 1110 पढ़ा हो, 110 पढ़ा हो तो आपको सामान्य पता होगा कि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को कोई शक्ति, बहुत कमजोर है। मतलब बजट के मामलों में राज्यसभा बहुत कमजोर है धन विधेयक के मामले में, तो ये भी स्टेटमेंट सही लगेगा। लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए, बस ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और यहाँ पर यूपीएससी ने कंफ्यूजन पैदा भी किया। समझ पा रहे हैं मतलब? लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर, आप सभी को पता है कि लोकसभा ने कुछ पास करके राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने उसको मना कर दिया, दोनों में गतिरोध हो गया, डेडलॉक हो गया, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक करना आवश्यक होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि धन विधेयक में जब राज्यसभा को शक्ति प्राप्त ही नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग क्यों करेंगे अपन। लेकिन वित्त विधेयक सामान्य विधेयक की तरह काम करता है, तो अगर दोनों में गतिरोध होगा तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं इस पर ध्यान ना दिया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं ध्यान देना चाहिए, यूपीएससी तो ध्यान देने वाली चीज है, तो अपन ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है? इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। बात सही है, बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। लेकिन वित्त विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग अनिवार्य बन जाती है, आवश्यक होती है। अब अगर आप 108 को पढ़ोगे, ज्वाइंट सिटिंग को पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन बी समन ज्वाइंट सिटिंग, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, जरूरी नहीं है। अगर उसको लगता है कि यार ये बहुत मजेदार विधेयक है, इस पर तो कानून बनना ही बनना चाहिए, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी जहां लोकसभा पावरफुल होगी और वो कानून पास हो जाएगा। लेकिन हर जगह पर ज्वाइंट सिटिंग करना ऐसा नहीं होता। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको इग्नोर करो, लेकिन मैं इग्नोर शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं स्टेटमेंट 1-2 करेक्ट मारूंगा, तीसरे को केवल आवश्यक के कारण। बाकी पॉइंट सही था, लेकिन नेसेसरी है, आवश्यक होती है, क्योंकि मैंने भी संविधान के कुछ शब्दों को पढ़ा तो उसमें भी ऐसी भावना नहीं आ रही कि ज्वाइंट सिटिंग होना ही होना चाहिए। होती है, बात सही है। अगर ये आवश्यक सही नहीं होता तो स्टेटमेंट भी करेक्ट मानते। तो कुछ लोग इसको 3 मान, 2 मान रहे हैं, तो अपन 2 पे जाएंगे। 3 भी हो सकता है, लेकिन अगर यूपीएससी ने शब्द लिख दिया फिर बाद में बोलेगी कि शब्द लिखा था लेकिन उसका उतना शब्द लिखा है, तो अपने को समझना पड़ेगा, उसको ऐसा धारण करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में अनुच्छेद के संदर्भ में विचार कीजिए। जब भी आप, एक सिंपल सी बात है कि आजकल ट्राइबल्स एरिया, अरुणाचल प्रदेश, आईपीएल, इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे तब भी, जब अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में पढ़ोगे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप अनुसूचित देखोगे तो आपको राष्ट्रपति का बहुत काम देखने मिलेगा कि भैया जहां पर संस्कृति या ऐसे लोग रहते हैं तो उस क्षेत्र को अपन ने नोटिफाई एरिया घोषित कर दिया, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बदलने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे बड़े गांव का समूह होता है। पैसा अधिनियम आने के पहले तो सही नहीं था, लेकिन पैसा के बाद में चीज सही होती है, तो उसको भी अपन करेक्ट मान के चलेंगे। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वो राज्यों को अनुसूची दें और कुछ प्रतिवर्ष अपने जो राज्य की रिपोर्ट है अनुसूचित क्षेत्रों की, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई काम नहीं होता। आप बार बार देखोगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए काम करेगा और राज्यपाल उस क्षेत्र की रिपोर्ट भेजेगा। जब भी आप अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, पैसा अधिनियम पढ़ोगे, तो राज्यपाल को कई सारी शक्ति दी गई है, तो राज्यपाल ही वो डिसाइड करेगा कौन सा कानून लागू होना है, कौन सा कानून नहीं होना। मुख्यमंत्री का रोल नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 मानेंगे, तो हम पहले को सही मानेंगे, सेकंड को सही मानेंगे, थर्ड को सही नहीं मानेंगे। कुछ लोगों ने सेकंड पर आपत्तिजनक करी है, लेकिन अपन उसको ठीक मान के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। केवल 2 पहला, इसमें अगर 2 ऑप्शन सही है तो अपन 2 लगाएंगे। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचारशील प्राणी, विचार और कर लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में विचार किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए
35 द्वारा सीमित होंगी। जब भी आप आरक्षण का डिबेट इस क्लास के अंदर पढ़ोगे, मैंने जब पढ़ाया या सारे टीचर्स ने पढ़ाया, तो आरक्षण के टाइम पर सीधी बात बोली गई। कुछ लोग डिबेट करवाता हूं मैं, सीधी बात है, कई सारे बच्चे बोलते हैं आरक्षण खत्म कर दो, कुछ लोग बोलते हैं आरक्षण जरूरी है। पक्की बात है कि भैया जब पहले भी हुआ तब भी डिबेट हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर थे तब भी डिबेट हुई थी, उनको आरक्षण चाहिए था, कुछ लोग आरक्षण चाहते थे, कुछ नहीं देना चाहते थे। सीधी बात है, हम देश के अंदर आरक्षण दे सकते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत पिछड़ा है या किसी भी कारण से वो मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पाया। लेकिन क्या बात है, तुम आरक्षण लेकर आईएएस बन जाओ या बड़ी पोस्ट पे चले जाओ और तुम्हारे अंदर उतनी दक्षता ना हो, इसलिए पहले ही बोल दिया कि हम आरक्षण, लेकिन आरक्षण के साथ साथ में जो दक्षता है, कार्य कुशलता है प्रशासन की, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, लोगों ने बोला हुआ है, समझ पा रहे हैं। अब पहला स्टेटमेंट सही है, संविधान के अनुच्छेद 335 के अंदर प्रशासन की दक्षता, इफिशियंसी को परिभाषित किया गया है। तो भैया ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखता, कहीं पर भी प्रशासन की दक्षता का शब्द का उल्लेख तो है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे लाभ का पद है, उसका शब्द तो है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यूपीएससी से प्रश्न बना सकती है। तो हम बोलेंगे कि पहला कथन सही है लेकिन किंतु दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरा डिफाइन नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। बिल्कुल, केंद्र सरकार आंतरिक राज्यों के विक्षोभ से बचाएंगे। आप जब 355 आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है कि भैया राज्य सही से काम नहीं करेगा तो बाद में 56 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन इंपोज कर देंगे, सारा काम कर देंगे। तो राज्यों के अंदर ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा, समझ पा रहे हैं। भारत का संविधान राज्य को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने की छूट प्रदान करता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको अनुच्छेद 22 का सहारा लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 सीधे बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो पहले कारण पूछ सकता है, सूचना जान सकता है, वकील से बात कर सकता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको केवल सूचना को छोड़कर, ये सारी चीजें आपको निवारक निरोध के बारे में नहीं मिलेगी। निवारक निरोध मतलब शंका के आधार पर गिरफ्तारी। लगता है पुलिस को कि भैया कोई व्यक्ति क्राइम कर सकता है तो क्राइम ना होने दें, उसके पहले उसको गिरफ्तार कर लिया, तो उस टाइम पर वो विधिक व्यक्ति के काउंसलिंग लेने के लिए मांग करेगा तो हम उसे मना कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको ठीक मात्रा में देखने मिलेगा, समझ पा रहे बात को मैंने। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्कृति की साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाएगी। आप बार बार सुनते हो कि पुलिस के सामने साक्ष्य देना, हम पुलिस के सामने कुछ बोल देना, स्टेटमेंट दे देना, उसको एविडेंस नहीं माना था। लेकिन यही खामी थी इस अधिनियम की। आपको बार बार पोटा अधिनियम, टाडा अधिनियम पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, तो उसकी कमी थी कि आतंकवाद निवारण अधिनियम के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की साक्ष्य देना यहां पर प्रयुक्त किया जाता था। और आपने पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दिया है, अगर उसका वीडियो बना लिया है, तो आतंकवाद के कार्यान्वयन में आतंकवादी ने बोला कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो फिर उसको कोर्ट के लिए नहीं, अगर वीडियो बना लिया तो उसको साक्ष्य माना जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट को हम खारिज करेंगे। इसलिए हम 1 और 2 को यहाँ पर आंसर देंगे। 2 आंसर सही है, समझ पा रहे हैं मतलब। आगे बढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन था क्योंकि इस अधिनियम को सुनते सारे लोग हैं, रिलेट करते हैं आर्टिकल 22 से, लेकिन इतना पता नहीं होता कि साक्ष्य में वगैरह वगैरह, तो उसको मैं थोड़ा टफ कैटेगरी में, अगर स्किप भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। जल्दी से थोड़ा सा अपन स्पीड अप करके सारा काम करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों में से किसी दल में नाम निर्देश, पहले स्टेटमेंट का मतलब है क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के दोनों के नॉमिनेट मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉमिनेट वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होते हैं और वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होने वाले राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा मान के उसको हटा दिया अपन ने, समझ पा रहे हैं, स्टेटमेंट गलत कर दिया। निर्वाच्य विधानसभा, इसको हिंदी में देख लेते हैं। निर्वाच्य विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होंगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट उतना ही मान अधिक होगा। अब इसको थोड़ा सा यूपीएससी ने 3-4 बार प्रश्न पूछ लिया है, तो मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, क्लास में आराम से हमने डिटेल लिखा है कि इलेक्शन के टाइम पर नॉर्मल में हम वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट वैल्यू काउंट की जाती है, मत मूल्य काउंट किया जाता है। और मत मूल्य पहले निकलता है एमएलए का, फिर निकलता है एमपी का, और अलग अलग राज्यों के एमएलए आपको चीजें देखने मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है भैया, क्योंकि मत मूल्य निकालने के लिए आपको पहले साइज देखना पड़ता है पॉपुलेशन का। यहाँ पर लिखा है विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होंगी उस राज्य के एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक। अरे भैया नहीं, पॉपुलेशन मान के चलो 100 है और एमएलए हैं 10, तो वोट वैल्यू मान के चलो यहाँ पर आई, आपने 0-0 काटा, 10 आ गई, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन का मान है 100, एमएलए की संख्या आपने कर दी 20, तो वोट वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एमएलए बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन तो उतनी है। पॉपुलेशन के बढ़ने से वोट वैल्यू बढ़ती है, ना कि एमएलए की संख्या बढ़ने से। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। अगर आपको ये क्लियरिफिकेशन नहीं दिख रहा तो अपने बेसिक्स क्लासेस को ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा। अब ये दोनों चीजें ना थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा कर दी। ऊपर तक तो ठीक था,
ये क्लासेस चीजें बन रही थी, अब इतना फैक्चुअल कोई नहीं पढ़ता। क्या मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के मान से अधिक होता है? स्टेटमेंट गलत है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि कोई इतना कौन से राज्य का कितना वोट वैल्यू है वो देखेगा, तो इसको अगर स्पीक भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, या तो थोड़ा सा आप रिस्क लेते तो जरा काम होता। पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछता है तो स्टेटमेंट सही आपको, तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट ऑप्शन सही है, फैक्चुअल है लेकिन सही मानेंगे अपन, तो यहाँ पर ये जो टिक लगा है इसको क्रॉस करना है अपने को, और केवल एक को अपन सही मानेंगे, स्टार्टिंग के इनकरेक्ट है, बाकी सही है। समझ पा रहे हैं? भारतीय अभी हर घर तिरंगा, हर घर झंडा वगैरह सारी चीज चल रही थी, तो उस टाइम पे प्रश्न पूछ लिया कि भैया आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600-400 होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत सारे मानक आमाप दिए हुए हैं, लेकिन ध्वज की लंबाई ऊंचाई का अनुपात 3 होना चाहिए, ये बात सही है, इसलिए हमको कथन एक गलत दिखेगा और कथन दूसरा सही दिखेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत अपन ने उस टाइम पे रिसर्च किया होता तो अपने को आंसर मिल जाता। संविधान दिवस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान के मूल्यों को बढ़ाने के लिए, सही बात है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रारूप समिति बनाई। कतई गलत प्रश्न है, जब संविधान बन गया तब संविधान की प्रारूप समिति क्यों बनेगी? प्रारूप समिति तो भैया आज़ादी के 2 हफ्ते बाद ही बन गई थी, 29 अगस्त आप देख रहे हैं 1947 में, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इस पर चर्चा नहीं करना है क्योंकि स्टेटमेंट गलत है, बच्चों वाला प्रश्न है, तो पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न है, इसको सामान्यतः कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे अपन तो हो सकता है कि प्रश्न बने। अनाधिकृत पुलिस या सेना वर्दी को पहनना कौन से अधिनियम के माध्यम से अपराध या गलत कृत्य माना जाएगा? तो ये गुप्त अधिनियम या द एक्ट अंडर विच सीक्रेसी एक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923। बात सही है, पता तो नहीं होगा, सामान्यतः पढ़ते नहीं है, लेकिन मानेंगे। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी को ड्यूटी के समय उसको गुमराह करना क्या साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है? तो नहीं, क्योंकि गुमराह करना अलग बात है, उसको परेशान करना अलग बात है, और साक्ष्य अलग होता है, तो साक्ष्य अधिनियम के अंदर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बंदूक अपने मन से किसी की बंदूक लेके दाग देना, बिना लाइसेंस के दाग देना वगैरह वगैरह, ये आयुध संशोधन अधिनियम के अंदर आता है, ये अपराध तो बिल्कुल आता है। तो आपको स्टेटमेंट 2 जो होंगे, पहला और लास्ट, उसे देखने मिलेंगे, तो केवल 2 इसका आंसर आपको निकल के सामने जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ प्रश्न थे। एक और प्रश्न आया था कि कौन से अधिनियम के माध्यम से या कौन से एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को, पूरे भारत के गवर्नर जनरल तय कर दिया गया है, वो मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न लिया जा चुका है। तो वो विलियम बेंटिंक के बारे में आपने पढ़ा 1833 के बारे में, तो वहां पर प्रश्न जाएंगे। ये हमारे पॉलिटी के प्रश्न थे। पॉलिटी के प्रश्न नोट से आए, जो पढ़ा है उससे आए। केवल 1-2 प्रश्न में कुछ व्याख्याओं को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी और कुछ जगह पर आपको थोड़ा सा फैक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। बाकी ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, प्रश्न बने हैं। कुछ मेथड ने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन प्रश्न एक जोन में थे। अगर थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में तो चीज़ें क्लियर अप होंगी। समझ पा रहे हैं? तो आज इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपने सब पॉलिटी के प्रश्न देख लिए हों, कुछ में कन्फ्यूजन होगा। अगर कुछ और ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से, और भी आपके लिए हम इस वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप चीज़ें देखें, प्रसारित करें और सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो मैंने प्रश्न पूछे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।